हेलो। चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 मैंने बच्चों करवा रखा है। अगर आपने प्रश्नावली 1.1 को नहीं देखा है तो आप इसके प्रीवियस वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलो बच्चों, संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 है और मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन पे। जो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको तो पहले यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पे आप बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट सत्य है असत्य, अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो बच्चों क्यों है, ये आपको बताना है। पहला सवाल है बच्चों, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको बताना है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना। तो चलो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा का पूरा चार्ट बना दिया है। हालांकि मैंने प्रश्नावली 1.1 में काफी अच्छे से समझा दिया था। जिसने देखा होगा उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, ऐसा कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो बच्चों आपको एक बात याद रखना है। कभी भी बच्चों हम अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बहुत मैं आप लोग इसको ध्यान से देखा, एक भी सवाल नहीं मिस होगा आपका। तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो सही का मतलब सत्य होगा। और बच्चों कभी भी हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे। अब आप लोग कह रहे हो सर जी क्या ऊपर क्या नीचे, किसकी बात कर रहे हैं, क्या ऊपर क्या नीचे, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, पहले क्या लिखा गया है अपरिमेय संख्या, बाद में क्या लिखा है बच्चों वास्तविक संख्या। अब हमको ये देखना है कि अपरिमेय संख्या बड़ी है या वास्तविक संख्या बड़ी है। अब देखो, अगर अपरिमेय संख्या छोटी होगी वास्तविक संख्या से तो मैं कह दूंगा कि अगर ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब मैं छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ। और छोटे से बड़े पे जाएंगे तो जो आंसर होगा बच्चों सदैव सत्य होगा। ठीक है ना। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे वास्तविक संख्या है, यहाँ पे अपरिमेय है। सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कहने का मतलब बच्चों, हम इस सवाल में अपरिमेय से वास्तविक पे जा रहे हैं। कहने का मतलब छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, और छोटे से बड़े पे जाने पे हमेशा उत्तर क्या होता है बच्चों सत्य होता है। ठीक है ना। तो इस सवाल का सीधा आंसर क्या होगा बच्चों सत्य। क्या होगा सत्य। तो आपको क्या क्या लिखना है बच्चों सत्य। हालांकि इसकी चर्चा मैंने प्रश्नावली के दशमलव एक में भी कर रखा है। ठीक है ना। और बच्चों आपसे पूछ रहा है क्यों सत्य है, ये भी आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो मैं अगले पेज पे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखो वास्तविक संख्या का ही ये भाग है ना, वास्तविक संख्या का ही यह संग्रह है। लिख लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही संग्रह है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो गई। देखो, वास्तविक संख्या के अंदर ही तो आ रहा है परिमेय और अपरिमेय, ऐसे समझो। ये आप हो, ये आपका भाई है, और ये आपके पिताजी हैं। तो आपके पिताजी के अंदर ही तो आप और आपके भाई आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब आपका भी भाई, प्रत्येक जो भी पूरा भाई है आपका, वह पापा के अंदर ही आएगा। इसका मतलब बच्चों प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ बच्चों सवाल नंबर 2 पे। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों संख्या रेखा पर हमेशा पूर्णांक लिखे जाते हैं, सदैव क्या लिखे जाते हैं पूर्णांक। एक लाइन में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। मान लो ये कोई लाइन है, आराम से समझने का प्रयास करना बच्चों। ये कोई लाइन है, और इसको मैं यहाँ पे अगर नंबर चढ़ा दूं, किसी लाइन पे नंबर को दिखा देना क्या कहलाता है बच्चों नंबर लाइन। यदि कोई रेखा है उस पर अगर हम नंबर को दिखा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों 1 2 3 4। बच्चों ऐसे प्लस इधर, इधर जीरो के दाएं साइड प्लस में होगा और जीरो के बाएं साइड क्या होगा बच्चों माइनस में होगा। क्या होगा माइनस में होगा, है ना। इसको ऐसे बच्चों कहाँ तक जाएगा, ये डाट डाट है, माइनस प्लस बना इनफाइनाइट तक। बच्चों यही संख्या रेखा है। देखो संख्या रेखा पे क्या क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट समझा रहा हूँ। संख्या रेखा पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक का ही बात रखना, एक ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, एक शून्य आ रहा है। ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे इधर वाला, इधर पूरा वाला, ये पूरा ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चों, निगेटिव इंटीजर, है ना। ये वाला बच्चों क्या है धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है जीरो। पूर्णांक की डेफिनेशन ही यही होती है बच्चों। पूर्णांक के अंतर्गत 3 संख्याएं आती हैं। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। एक तो होता है बच्चों धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, और एक क्या होता है बच्चों जीरो। इन्हीं तीनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो संख्या रेखा बनता है। आपको बताना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट m के रूप में होता है। अब चलो मैं समझाता हूँ। जैसे बच्चों इस संख्या रेखा पर एक बिंदु 1 है, एक को मैं अगर मैं
जहां पे हम एक प्राकृतिक संख्या, हमको केवल इस वाले को देखना है सर, इधर को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। हमको इस वाले को नहीं देखना है। सवाल में साफ साफ कहा है कि जहां हम एक क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। समझो, अगर मैं बच्चों स्क्वायर रूट वन को लेता हूँ, है ना, तो स्क्वायर रूट वन का मान क्या आ जाएगा, वन। स्क्वायर रूट वन का वर्गमूल क्या होगा, वन। अब बच्चों जैसे ही मैं संख्या रेखा के अंदर में यहाँ पे दो लेता हूँ, अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट टू का मान तो पूर्णांक आएगा नहीं, इसका मान आएगा दशमलव में, 1.41 ऐसा समथिंग कुछ आएगा, है ना। अब ये बताओ क्या यहाँ पे प्राकृतिक ये 1.41 यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे पूर्णांक आता तब मैं कह देता कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट एम क्यूब। यहाँ पे पूर्णांक आ रहा है तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पे पूर्णांक आ नहीं रहा है, लिख लेना। अतः दूसरे सवाल का मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख रहा हूँ, इसका जवाब क्या होगा बच्चों, असत्य। क्या होगा, असत्य, ठीक है ना। असत्य क्यों होगा, क्योंकि लिख लेना, क्योंकि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक नहीं होते, सभी पूर्णांकों के वर्गमूल बच्चों, एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, एक का पूर्णांक, एक का वर्गमूल तो पूर्णांक आया, लेकिन दो का वर्गमूल पूर्णांक देखो नहीं आया, तीन का भी बच्चों वर्गमूल पूर्णांक नहीं आएगा, क्योंकि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक नहीं होते, पूर्णांक नहीं होते बच्चों। इसलिए इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट एम के रूप में नहीं होता। आप लोग बढ़ा लेना, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, इधर नीचे वाला मैं रफ कर देता हूँ बच्चों, ये समझाने के लिए था, ठीक है ना। प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट एम के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है ना। अब चलें सवाल नंबर थर्ड पे, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों ऐसे कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आपको एक बात याद रखना है, यदि मैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यदि मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो उस कंडीशन में जो भी उत्तर होगा हमेशा गलत होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि बच्चों मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, नीचे से ऊपर, तो उस कंडीशन में बच्चों जहाँ पे जो उत्तर होगा वो सदैव क्या होगा, सत्य। अब देखो ये मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ध्यान समझना। मैं वास्तविक संख्या से किस पे जा रहा हूँ बच्चों, अपरिमेय पे। जो लोग संख्या रेखा को खुद देखे, देखो बच्चों वास्तविक से अपरिमेय पे आ रहा हूँ। देखो वास्तविक बड़ा है, वास्तविक बड़ा है, क्योंकि वास्तविक के ही तो ये दो पार्ट है, परिमेय और अपरिमेय। अगर बच्चों वास्तविक बड़ा है तो इसका मतलब मैं बड़े से छोटे पे आ रहा हूँ, बड़े से छोटे या फिर ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। बात वही है यार, समझना है, बस समझने का तरीका बदल रहा है। वास्तविक का मतलब बच्चों मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। देखो ये इसकी अपेक्षा ये तो ऊपर है ना, अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा उस कंडीशन में जो उत्तर होगा बच्चों वो सदैव क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ सत्य होगा कि असत्य। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल असत्य होगा, क्या होगा, असत्य। लेकिन आपको बताना है कारण क्यों होगा। आपको फिर वही कारण लिखना है जो आपने पहले वाले में लिखा है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय वास्तविक संख्याओं का संग्रह है, ना कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का संग्रह है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। लिख चलो मैं बढ़ा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, लिख लेना बच्चों, थर्ड वाला है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ, लिख लेना, क्योंकि ये क्योंकि का चिन्ह है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय वास्तविक संख्याओं का संग्रह है, इसलिए ना कि एक लाइन में मतलब हो तो और बढ़ा लो, ना कि अपरिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या, देख लेना, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होंगी, प्रत्येक नहीं। क्योंकि वास्तविक के भी बच्चों कितने पार्ट हैं, दो। प्रत्येक वास्तविक तो परिमेय नहीं होगी, वास्तविक के अंदर तो परिमेय भी आता है ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी। बात क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है ना। अब मैं बच्चों आपको ले चलता हूँ सवाल नंबर 2 पे, देखता हूँ सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। एक मिनट बच्चों, जरा सा वेट करना। हाँ, आगे कह रहा है बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण, एक ऐसी संख्या का वर्गमूल बताइए जो अपरिमेय है, परिमेय है। इसको मैं बच्चों क्रॉप करके एक नए पेज पे ले चलता हूँ, फिर इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना। बच्चों आपसे बताना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, मैंने भी बता दिया। धनात्मक पूर्णांक बच्चों जो एक से प्रारंभ हो, कहाँ तक जाए बच्चों, 3, 4, 5, कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये इनफाइनाइट तक। ऐसे पूर्णांक को क्या बोलेंगे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। अब बच्चों आपको कह रहा है कि अगर हमको सभी का वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकाले बच्चों, एक धनात्मक पूर्णांक एक है, इसका वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा, एक धनात्मक पूर्णांक 4 है, आप बताओ बच्चों इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2। ऐसे एक धनात्मक पूर्णांक 49 है, इसका वर्गमूल आएगा 7, है ना, आएगा ना। लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ, एक को 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ बच्चों, 7 को लिख सकता हूँ 7/1। इसको मतलब कुछ ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनको मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहा हूँ, और पी बाई क्यू के रूप रूप में लिख पाने का मतलब क्या है बच्चों, परिमेय है ना। चलो, लेकिन आपसे सवाल में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय है। अब मैं समझाता हूँ। इधर मैं एक लाइन खींच देता हूँ बच्चों, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। देखो, यहाँ पे एक संख्या है √2, क्या है बच्चों, एक मिनट, पेन में सेलेक्ट कर लेता, हाँ, √2। अब बच्चों इसका मान निकालोगे तो आएगा 1.41, ऐसे समथिंग आता ही चला जाएगा। ये बच्चों अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, मतलब बच्चों ये ना तो रिपीट करेगा, ना ही बच्चों इसका कहीं एंड होगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, अपरिमेय। क्या है, थोड़ा सा समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये क्या है बच्चों, अपरिमेय। याद रखना बच्चों, ऐसा कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल पूर्णांक ना आए, और उसका वर्गमूल पूर्णांक ना आए, वो तो सदैव अपरिमेय होगी। लेकिन क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होंगे, आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि देखो एक का वर्गमूल क्या गया है, एक, एक तो परिमेय है ना बच्चों, धनात्मक पूर्णांक भी है, परिमेय भी है। √4, इसका वर्गमूल क्या है, 2, है ना। ये धनात्मक पूर्णांक भी है और इसका वर्गमूल जो आ रहा है वो परिमेय भी है। इसी प्रकार बच्चों √7, यह भी धनात्मक पूर्णांक निकल, √49 का मान जो निकल रहा है 7, यह भी जो है बच्चों 7 को 7/1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये परिमेय है। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। क्या लिखना है, नहीं। उसके आगे आपको कह रहा है कि आप तो ऐसी मतलब आपको एक संख्या का बताना है, तो मैंने यहाँ पे 3 संख्याएं लिख दी है, आप कोई भी एक लिख सकते हो, है ना। नहीं, लिख लेना सभी धनात्मक, समझ में आ रहा है ना बच्चों आप सबको, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। ठीक है ना। आपको समझना है, मैं बोल भी रहा हूँ, मान लो राइटिंग में आपको तकलीफ हो। बच्चों एक चीज याद रखना, आप कॉन्सेप्ट जो समझ में आने लगे ना, तब समझ लेना कि आपको मैथमेटिक्स ठीक ठाक समझ में आ रही है। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मेहनत करने का मतलब ही क्या रह जाएगा। आपको बच्चों जो क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 4 आपको करना नहीं है, तो मैं क्वेश्चन 3 को कट करके सीधा ले चलता हूँ एक नए पेज पे, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग यहाँ पे चाहो तो पढ़ भी सकते हो। कह रहा है कि दर्शाइए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। ठीक है ना। चलो, हमको दिखाना है √5 को। मैं एक बात समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, समझो। बच्चों आप कुछ भी मान लो एक लाइन है, इसकी लेंथ है 2 यूनिट। कितनी है, 2 यूनिट। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से यहाँ तक बच्चों इसकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट। और बच्चों आप एक इसके परपेंडिकुलर एक लेंथ ले लो जिसकी यूनिट मान लो 1 यूनिट है। कितनी है बच्चों, 1 यूनिट। थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूँ, ये कितनी है बच्चों, 1 यूनिट। और यह इस पे 90 डिग्री के एंगल पे है। इन दोनों के बीच कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ध्यान समझना, ये वाली लेंथ मैंने बच्चों कितना बोला, 2 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2 यूनिट, 2 इकाई। बच्चों यहाँ से यहाँ वाली लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। कितनी है, 1 इकाई।
हमको दिखाना है कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को कैसे दिखाएंगे। किसको दिखाना है बच्चों? स्क्वायर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा ना। तो देखो, अगर ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसको यहाँ से इससे मिला दूं, ध्यान समझना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से इससे मिला देता हूँ, मैं एक लाइन लिखता हूँ एकदम सीधी, जिससे आपको समझ। मैं इस सिरे से इस सिरे को बच्चों मिला देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर ये बच्चों ये कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज की में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण को मैं नॉर्मली कैसे दिखा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो बड़ी भुजा का वर्ग, मैंने क्या बोला, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो बच्चों लाइन एकदम सीधी होती है, खड़ी होती है, उसको बोलते हैं लंब, लंब स्क्वायर। और बच्चों ये जो कर्ण और लंब के साथ लगी होती है उसको बोलते हैं आधार। ये हो जाएगा आधार स्क्वायर, है ना। अब हमको बच्चों ये बताओ, एक बात बताओ, कर्ण का मान तो यही है, यहाँ पे हमको आधार का, मैंने लंब का आधार, आधार का मान बच्चों मैंने ले लिया है 2, और लंब का मान 1। लंब के स्थान पे 1, आधार के स्थान बच्चों क्या रख दिया, 2। यहाँ तक बच्चों किसी कोई तकलीफ अभी नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर बच्चों 1 का वर्ग क्या करोगे, 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे क्या आएगा, 4। कर्ण बराबर बच्चों, अगर यहाँ पे मैं इसको जोड़ दूंगा तो 4 1 5 में एक स्टेप बढ़ा दूं क्या, जिससे बच्चों थोड़ी भी कंफ्यूजन ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको तनिक भी कंफ्यूजन ना हो। 4 1 मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, 5। और यहाँ से बच्चों जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर स्क्वायर रूट लग जाता है। तो कर्ण का मान क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5। यही कर्ण था बच्चों, ये वाली लेंथ, इस वाली लेंथ का मान आ गया स्क्वायर रूट 5। आया ना बच्चों। और आप ध्यान से देखो तो सवाल में आपसे यही कह रहा था कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को निरूपित कीजिए। बच्चों मैंने निरूपित कर दिया है ना। अगर आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक गोलार्ध लेना पड़ेगा, जितना ये लेंथ है इसको नाप के ऐसे आपको ऐसे आगे बढ़ा देना है, ठीक है ना। ऐसे आके आप बढ़ा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको रख करके। यही बच्चों आपका सवाल का आंसर होगा। मैं थोड़ा सा अलग पेन ले लेता हूँ। ये वाली लेंथ बच्चों, ये वाली लेंथ, अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो बच्चों क्या आएगी, स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5, बात समझ में आई। बहुत ही आसान है। मान लो आपसे कुछ भी कहता तो आप इस तरीके से दो ऐसा नंबर लेते जिसका वर्ग करते तो जो संख्या आपसे पूछ रही है वो आ जाती। इस तरीके से हम चीजों को हल कर लेंगे, ठीक है। ये 10 बच्चों प्रश्नावली 1.2 थी। और आपको अगर समझ में आए ना आए, आप अपना स्पष्ट विचार रखा करिए बच्चों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं समझाता हूँ अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। फिर भी आपको कहीं तकलीफ हो रही तो आप बताओ, मैं अधिक सुधार करके चीजों को और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, चलो बच्चों, आप सभी का आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप पढ़ाई करते रहिए और ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।